आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने न कि सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि एक समय में उत्तर भारत सहित एशिया के एक बड़े भाग तक को रौंद डाला था। चोलों द्वारा फैलाए गए साम्राज्य में भारत और एशिया के कुल क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र चोल साम्राज्य के अधीन था। हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की जिसने स्थानीय स्वशासन प्रणाली का एक बेहतर उदाहरण दिया। उस वंश की जिसने उत्तर भारतीय राजाओं को गंगा जल से भरे कलश को डुलवाकर अपने राज्य तक मंगवाया और उस साम्राज्य के शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि ग्रहण की। उस साम्राज्य की जिसने यूरोपियन से भी पहले और उनसे बेहतर नेवी प्रणाली विकसित की। चोलों के जहाज इतने बड़े होते थे कि वो एक बार में 3 हाथी तक को एक जगह से दूसरे जगह तक बिना किसी दिक्कत के ले जा सकते थे। चोलों की एक विशेषता यह भी थी कि चोल साम्राज्य के शासक हाथियों का उपयोग एक जगह से दूसरे जगह युद्ध करने के लिए प्रयोग किया करते थे। हाथियों द्वारा आक्रमण चोल साम्राज्य की एक विशेषता भी थी। भारतीय जल क्षेत्रफल पर चोलों का प्रभाव एक समय में ऐसा था कि जो आज बंगाल की खाड़ी है वो एक समय में चोलों की झील कही जाती थी। दोस्तों, इस साम्राज्य ने कुल मिलाकर 1900 वर्षों तक शासन किया, जो कि न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के इतिहास से भी अगर देखा जाए उसे लंबे समय तक शासन करने वाले साम्राज्य में गिना जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम चोलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं चोल शब्द का अर्थ क्या था। विविध प्रकार के विद्वानों द्वारा चोल शब्द का अनेक अर्थ निकाला गया है, जिसमें कि एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेरिनो के अनुसार चोल शब्द का संबंध एक संस्कृत के शब्द कोल या काल से है, जिसका अर्थ उन्होंने कृष्णवर्ण आर्य समुदाय से संबंधित किया है। संगमकालीन रचना मणिमेकले में चोलों को सूर्यवंशी कहा गया है, अर्थात सूर्य वंश के क्षत्रिय। कुछ अभिलेखों में चोलों को सेम्बियन भी कहा गया है। अब हम बात करेंगे चोलों का उल्लेख किन किन ग्रंथों में किया गया। कात्यायन ने अपने ग्रंथ में चोलों के लिए चोल शब्द का प्रयोग किया गया। चोल वंश इतना प्राचीन था कि अशोक के अभिलेख में भी इनका वर्णन मिलता है, परंतु मूल रूप से इस वंश का प्रभाव 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक रहा। इस वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक हुए विजयालय, जिन्होंने 850 ईस्वी से लेकर 871 ईस्वी तक शासन किया। विजयालय एक प्रभावशाली शासक तो थे, परंतु ये पल्लवों के अधीन एक प्रांत के ही शासक थे। पल्लव साम्राज्य के अंतर्गत ये उरैयूर नामक स्थान के शासक थे। इस वंश को चोलों के अधीनता से मुक्ति चोल शासक आदित्य प्रथम ने दिलाई। आदित्य प्रथम का शासनकाल 871 ईस्वी से लेकर 907 ईस्वी तक था। शासक आदित्य प्रथम एक शिव भक्त थे और उन्होंने कावेरी नदी पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया था। उसके बाद के शासक हुए परांतक प्रथम। परांतक प्रथम का शासनकाल 907 ईस्वी से लेकर 955 ईस्वी तक चला। परांतक प्रथम ने पांड्य और सिंहल वंश के शासकों को भी हराया। साथ उन्होंने राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय को भी हराया, परंतु राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से उन्हें पराजय मिली। परांतक प्रथम ने ही सबसे पहले श्रीलंका, जिसे पूर्व में सिंहल कहा जाता था, उस पर एक आक्रमण किया, परंतु उनके द्वारा यह किया गया आक्रमण असफल रहा। अंततः वो सिंहल राज्य जीतने में असफल रहे। परांतक प्रथम के पश्चात इस वंश को मिला एक महान शासक राजराज प्रथम, जिसे उपनाम अरिमोलीवर्मन भी कहा जाता था। इनका शासन 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक चला। ये इतने ज़बरदस्त शासक थे कि इन्होंने गंगवंश के शासकों को हराया, केरल नरेश को हराया, साथ ही साथ इन्होंने सिंहल राज्य पर आक्रमण कर सिंहल राज्य के उत्तरी क्षेत्र, जो वर्तमान में श्रीलंका है, उसके उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके उस पर भी कब्जा जमाया। राजराज प्रथम ने चालुक्य वंश के शासकों को भी हराया और उनसे बेंगी नामक प्रांत को जीता। राजराज प्रथम ने चालुक्य शासक शक्तिवर्मन को हराने के पश्चात शक्तिवर्मन के भाई विमलादित्य से अपनी पुत्री कुंडवा का विवाह किया था। राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उदय होता है उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम का, जिनका शासनकाल ईस्वी सन 1012 से लेकर ईस्वी सन 1044 ईस्वी तक चला था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा चेर, पांड्य,
सिंहल राज्यों पर सफल आक्रमण किया गया और उसे जीता गया, परंतु राजेंद्र प्रथम चालुक्यों को पूर्ण रूप से ना जीत पाए। राजेंद्र प्रथम के दो सबसे प्रचलित अभियान थे। राजेंद्र प्रथम ने दो सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान किए। इसमें पहला था पूर्वी समुद्र तट से होते हुए कलिंगा, उड़ीसा, दक्षिण कोशल और बंगाल के शासक महिपाल से युद्ध। इन्होंने पाल शासक महिपाल को हराया और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, इन सभी राज्यों पर किए गए आक्रमण का उद्देश्य अपने साम्राज्य या उसके क्षेत्र का विस्तार करना नहीं, बल्कि गंगा जल की प्राप्ति करना था। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत के सभी विजित शासकों से गंगा जल से भरे कलश को उन सभी शासकों के माथे पर डुलवाकर अपने राज्य गंगैकोंड चोलपुरम तक मंगवाया और इस गंगा जल को उसने अपनी राजधानी में स्थित एक विशाल तालाब चोलगंगम में एकत्रित करवाया और साथ ही साथ राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। उनका दूसरा महत्वपूर्ण अभियान एक नौसैनिक अभियान था। इस अभियान में राजेंद्र प्रथम ने मलय द्वीप, जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक के खिलाफ नौसैनिक आक्रमण किया, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो राजेंद्र प्रथम अपने पिता राजराज प्रथम से भी ज़्यादा बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज प्रथम की भांति एक राजदूत को चीन भी भेजा, ताकि वो चीन में तमिल भाषा और साहित्य का प्रचार कर सकें। इसके बाद जो शासक हुए वो थे राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम का अधिकांश शासनकाल अपने स्थानीय विद्रोहों को दबाने में ही बीत गया। राजाधिराज ने चालुक्य शासक सोमेश्वर से कोप्पायुम का युद्ध किया और संभवतः इसी युद्ध में उन्हें मृत्यु भी प्राप्त हुई। परंतु चालुक्य शासक सोमेश्वर से मिले इस पराजय का बदला चोल शासक राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को हराकर ले लिया। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल ईस्वी सन 1052 से लेकर ईस्वी सन 1064 तक रहा। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि भी ग्रहण की थी। उसके पश्चात जो महान शासक हुए वो थे वीर राजेंद्र। इनका शासनकाल 1063 से लेकर ईस्वी सन 1069 तक रहा। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि भी ग्रहण की थी। चोल शासक वीर राजेंद्र ने अपने पूर्वजों द्वारा जीते गए सभी क्षेत्र जो कि बाद के काल में उनसे छीन लिए गए थे, उन सभी को वापस से जीत लिया। वीर राजेंद्र के बाद जो शासक हुए वो थे अधिराजेंद्र, जिनका शासनकाल ईस्वी सन 1067 से लेकर ईस्वी सन 1070 तक रहा। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने अधिराजेंद्र से राजगद्दी छीन ली। कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से लेकर 1120 ईस्वी सन तक रहा। कुलोत्तुंग प्रथम ने राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से विवाह किया। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में ही सिंहल राज्य चोलों की अधीनता से मुक्त हुआ। इसके बाद के कुलोत्तुंग प्रथम के बाद जो शासक हुए वो थे विक्रम चोल, जिनका शासनकाल 1118 ईस्वी सन से लेकर 1133 ईस्वी सन तक रहा। विक्रम चोल के शासनकाल में ही चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठे ने चोलों से बेंगी प्रांत को छीन लिया। इसी के समय होयसल साम्राज्य के शासकों ने मैसूर प्राप्त किया। विक्रम चोल के शासन तक में ही चोल साम्राज्य के शासक इतने कमज़ोर हो गए थे कि बाद के समय में उन्होंने अपने राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित रखने हेतु होयसल वंश के शासकों से सहायता लेना प्रारंभ किया और इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार हुआ कि वो बाद में होयसल साम्राज्य के शासकों के कठपुतली बनकर रह गए थे। अब हम बात करते हैं चोल साम्राज्य के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय के बारे में, जिनका शासनकाल ईस्वी सन 1246 से लेकर ईस्वी सन 1279 तक रहा था। राजेंद्र तृतीय को पांड्यों के विरुद्ध आंशिक सफलता तो प्राप्त हुई, परंतु बाद के समय में वो पांड्य शासक जटावर्मन सुंदर से हारकर उसी के अधीन हो गए और अंततः उनकी स्थिति पल्लव वंश के समय वाली ही हो गई, अर्थात पांड्यों ने चोल शासक राजेंद्र तृतीय को पराधिकृत क्षेत्र का एक हिस्सा शासन करने के लिए दे दिया और चोलों की यह स्थिति भी उस समय समाप्त हो गई
जब 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और इस प्रकार से चोल साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। दोस्तों, वैसे तो इस वंश के शासकों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कला हो या फिर युद्ध के जरिए साम्राज्य विस्तार, सभी में इस वंश को श्रेष्ठता प्रदान कराई। परंतु चोलकालीन वास्तुकला और विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण अपने समकालीन शासकों से उन्हें काफ़ी अलग बनाता है। दोस्तों, चोल काल में निर्मित कुछ मंदिर तो आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी चुनौती देते हैं। वैसे तो चोल काल में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कराया गया, परंतु इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में, जिन्होंने न कि केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास में भी अपनी पहचान बनाई। और इसी कारण चोलकालीन कई मंदिरों ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अपनी पहचान भी बनाई है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राजराजेश्वर मंदिर का। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। वैसे तो ये एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा ईस्वी सन 1003 से लेकर 1010 के बीच में करवाया गया था। राजराजेश्वर मंदिर एक 13 मंजिला मंदिर है। ये सब तो इस मंदिर की एक सामान्य विशेषता है, परंतु इस मंदिर के निर्माण हेतु ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो कि राजधानी तंजावुर, जहाँ पर यह मंदिर स्थित है, के आसपास तक दूर दूर तक क्षेत्र में ग्रेनाइट से संबंधित चट्टानों का कोई स्रोत नहीं पाया जाता। संभवतः यह मंदिर पूरे विश्व में ग्रेनाइट से निर्मित प्रथम मंदिर है। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसके मंडप। इस मंदिर के मंडप को इतने विशाल मंदिर के ऊपर किस प्रकार स्थापित किया गया होगा, यह आज भी इतिहासकारों के लिए एक चर्चा का विषय है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा सन 1030 ईस्वी में कराया गया था। यह मंदिर तंजावुर से 61 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन शिवलिंग वाला मंदिर है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 4 मीटर है। इसके बाद चोलकालीन प्रसिद्ध मंदिरों में नाम आता है ऐरावतेश्वर मंदिर का। मंदिर को राजा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के पास तमिलनाडु के दारासुरम में स्थापित करवाया था। इस मंदिर में शानदार नक्काशियों से युक्त एक 3 सीढ़ियों का समूह है। इस पर चढ़ते वक्त विभिन्न प्रकार की संगीत ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। यूनेस्को ने इस मंदिर को 2004 ईस्वी में अपने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। सबसे एंड में हम बात करेंगे कंपरेश्वर मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में शासक कलोतुंग के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की विशेषता है इसमें स्थित मूर्ति, जो कि एक मानव, बाज और एक शेर के मिश्रण से निर्मित नरसिंह अवतार को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं चोल काल के शासन व्यवस्था की। चोल काल में प्रांतों को मंडल कोट्टम कहा जाता था और जिलों को नाडु के रूप में परिभाषित किया जाता था। नाडु अर्थात जिले के पश्चात आते थे ग्रामों के समूह, जिसे कुर्रम के रूप में परिभाषित किया गया था। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर 2 समितियां होती थीं। पहली उर, दूसरी सभा या महासभा। उर नामक समिति के सदस्य गांव के सभी साधारण लोग हुआ करते थे, जबकि सभा या महासभा के सदस्य ब्राह्मण या उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे। चोल काल में आर्थिक लेन देन के लिए धान का प्रयोग किया जाता था। चोलकालीन सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कुछ इस प्रकार स्वतंत्र थी कि इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार चोल साम्राज्य के शासक तक को भी नहीं था। दोस्तों, अब बात करते हैं चोलकालीन कला एवं संस्कृति के बारे में। चोल काल अपने उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था और इसका एक जीता जागता उदाहरण चोलकालीन भगवान नटराज की प्रतिमा है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस चोलकालीन नटराज प्रतिमा का प्रभाव भारतीय कला और संस्कृति पर कुछ इस प्रकार है कि जब
यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की स्थापना की गई थी, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ इसी प्रकार की प्रतिमा सर्न को अर्थात यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च को भेंट भी की गई, जिसे आज भी सर्न के प्रवेश द्वार पर देखा जा सकता है। चोल काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में एक है कलिंग-तुपर्णी। मूलतः इसकी रचना तमिल में की गई थी। इसके रचनाकार महान संत कवि जयन गोंदर थे। कुछ इसी प्रकार की विशिष्ट रचना है तिरुतक्कदेवर, जिसकी रचना जीवक चिंतामणि द्वारा की गई थी। चोल काल में ही तमिल रामायण की भी रचना की गई और इसके रचनाकार महान कवि संत कंबन थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार हमने चोल साम्राज्य और उसके कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जाना। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मेरा उद्देश्य था कम से कम समय में हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास के एक छोटे से अंश से आपको परिचित कराना। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और अन्य परिचितों को भी इस गौरवशाली, इस महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। और आपको इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहें आपके प्यारे चैनल फ्लाइंग एस्पिरेंट से, अर्थात सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।